नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो नोएडा से है। सीबीआई की टीम के छापे से हड़कंप मच गया है। दिल्ली समेत कई लोकेशन में छापेमारी इस वक्त की जा रही है। सीबीआई की टीम पीपीई ड्रेस पहनकर छापा मारने के लिए पहुंची है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी है छापेमारी को लेकर? देखिए, इस छापेमारी की अगर बात करें तो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जो है रतुल पुरी और उसकी जो कंपनी है उससे उस मामले में बकायदा छापेमारी कर रही है और कंपनी का नाम है मेसर्स मोजरवेयर सोलर लिमिटेड यानी कि MBSL। और इस मामले की अगर बात करें तो रतुल पुरी और उसकी कंपनी के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से 787 करोड़ रुपए लगभग में लोन लिया गया था। उस लोन में हुए फर्जीवाड़े मामले में आज केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई आज छापेमारी कर रही है। और निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आने वाले वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस मामले को दर्ज करने वाली है। लेकिन आज की जो छापेमारी है उसमें कोरोना संक्रमण का डर जो है वो साफ तौर पे देखा गया और सीबीआई अधिकारी सतर्कता बरतते हुए आज पीपी ड्रेस पहन करके नोएडा, दिल्ली सहित अन्य लोकेशन पर छापेमारी करने के लिए पहुंचे। जिस वक्त में छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे उस कंपनी के दफ्तर में, तो वहां पे लगा कि कुछ डॉक्टरों की टीम पहुंची है, लेकिन बाद में जब बताया गया कि वो डॉक्टरों की टीम नहीं बल्कि ये सीबीआई की टीम है, तो उसके बाद वहां पे हड़कंप मच गया। उस फैक्ट्री में जो मोजरवेयर कंपनी है जो रतुल पुरी से जिसका वास्ता है और इसके साथ साथ कई अन्य दूसरे जो आरोपी हैं उससे संबंधित यह लोकेशन था। तो उसके बाद वहां पर सीबीआई अधिकारियों को ये बताने में काफी वक्त लग गया कि वो आज यहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए आए हैं। और बाद में जब इससे संबंधित जो छापेमारी करने का जो नोटिस है वो दिखाया गया, इसके साथ साथ सीबीआई के अधिकारियों ने अपना जब प्रमाण पत्र दिखाया तब इस मामले में जो बात जो है सच बात सामने साबित हुआ कि ये सीबीआई की टीम है, कोई डॉक्टरों की टीम नहीं है। तो कहीं न कहीं इस मामले पर अभी भी छापेमारी चल रही है, अभी भी सीबीआई की टीम मौके पर मौजूद है और इस मामले से जुड़े हुए तमाम मामलों की पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो सीबीआई की टीम छापा मारने के लिए पहुंची, इससे हड़कंप मच गया। दिल्ली समेत कई लोकेशन पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, लेकिन सबसे खास बात यह कि सीबीआई की टीम पीपीई ड्रेस पहनकर छापा मारने के लिए पहुंची है। जिस तरीके से कोरोना का संकट अभी भी बरकरार है, उसे देखते हुए सीबीआई की टीम भी एहतियात बरत रही है। पीपीई किट पहनकर MBSL के खिलाफ सीबीआई की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में आज रोजगार का महाकुंभ लगा, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत रोजगार दिया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली से रिमोट का बटन दबाकर आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 6 जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। और 10 बड़ी बातें इस दौरान क्या रही वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आज जब इस महाकुंभ का आगाज हुआ है रोजगार मेले का, उस दौरान 10 प्रमुख बातें क्या निकलकर सामने आई हैं। मुंह को ढक कर रखना है एकमात्र बचाव है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना से निपटने के लिए हमें ये सब करना होगा। 2 गज की दूरी ही कोरोना से बचाव का मंत्र है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना से कब मुक्ति मिलेगी अभी पता नहीं है। 5वीं बड़ी बात यह रही कि श्रम की ताकत हम सब ने महसूस की है इस कोरोना काल के दौरान। सीएम योगी ने आपदा को अवसर में तब्दील किया, यह भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा। साथ ही साथ इस बात का जिक्र भी किया कि सीएम योगी और उनकी टीम जी जान से जुटी है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए। सीएम योगी से दूसरे राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। 9वीं बड़ी बात यह रही कि सीएम योगी ने आपदा को अवसर में बदला। साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा योगी और उनकी टीम जी जान से जुटी हुई है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर यूपी सरकार के काम की जमकर तारीफ की और यूपी से दूसरे राज्यों को प्रेरणा लेने की बात भी कही। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग जान जाती। लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि करीब 35 लाख प्रवासी यूपी लौटकर वापस आए हैं। सभी प्रवासियों को उनके जिलों में ही रोजगार मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र जानवी और जहानवी का पूरे देश को दिया, और इसके बाद देश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का अपना मार्गदर्शन दिया था, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। तो यूपी में आज रोजगार का महाकुंभ लगा, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत रोजगार दिया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली से रिमोट का बटन दबाकर आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 6 जिलों के लाभार्थियों से संवाद भी किया। गोरखपुर के एनआईसी भवन में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुद्रा लोन के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया, उनके रोजगार का हाल जाना। पाली ब्लॉक के टिकरिया खोर गांव के रहने वाले नागेंद्र प्रसाद ने पीएम का आभार व्यक्त किया। वहीं एक और लाभार्थी अहमद अली ने भी रोजगार मिलने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कहाँ से आए हो, कैसे आए, अहमदाबाद से आए सर। तो उन्होंने पूछा कि अहमदाबाद से आए तो क्या करूँगे। अब हम लोग बोला कि सर बड़ौदा बैंक से लोन लिया, अपना भैंस पालन करेंगे, उससे डेयरी चलाएंगे और धंधा पानी करेंगे अपना ही, उससे और भी उन्नत बढ़ाएं, आपका और उतनी मदद मिले तो। अच्छा, लाभ अच्छा मिल रहा है हमको। 7,000 तनख्वाह मिलती थी सर। 7,000। प्रधानमंत्री से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना जो है लागू की है गरीबों के लिए और रोजगार वालों के लिए। जिस तरह का सर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई बाहर का जो बाहर से आए हुए हैं सभी प्रवासी, उनको लोन देने का जो लाभ मिला है, वो लोन लेकर के वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पहले सर मैं बाहर काम करता था, बेंगलोर में था, फिर लॉकडाउन के दौरान मैं घर पर आया तो बिजनेस वहाँ ठप पड़ गया। तो उसके बाद मुझे आगे का सोचना था, तो मैंने मुद्रा लोन योजना के तहत मैंने पैसे लिए बैंक से और उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक का। तो आज मैं सेल्फ डिपेंड हूँ।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी यूसुफ मेमन की नासिक जेल में मौत हो गई है। दाऊद इब्राहिम के करीबी टाइगर मेमन का भाई है यूसुफ मेमन। यूसुफ मेमन की मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। यूसुफ मेमन को 2007 में सजा सुनाई गई थी। साल 2018 में नासिक जेल में उसको शिफ्ट किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। संवाददाता अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है? देखिए, हमारी लगातार जो है पुलिस अधिकारियों से बातचीत चल रही है। वो साफ तौर पे कहना है कि यूसुफ मेमन जो टाइगर मेमन का भाई है, उसकी नासिक सेंट्रल जेल में मौत हुई है। हालांकि मौत का कारण जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से जो है हुई है। डेड बॉडी को जो है धुले भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। 93 ब्लास्ट में आरोपी था यूसुफ मेमन और 2007 में जो है सजा सुनाई गई थी और 2018 में उसे नासिक जेल में जो है शिफ्ट किया गया था और कुछ ही देर पहले जो है उसकी मृत्यु हुई है। और ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से जो है उसकी मृत्यु हुई है। हालांकि अधिकारी जो है वो खुले शब्दों में कुछ भी नहीं बता रहे हैं मीडिया को, लेकिन सूत्रों के हवाले जानकारी निकल सामने आई कि हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई है। अब पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को धुले भेजा जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया। तेल के बढ़े दामों को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। विधानसभा के सामने पुलिस ने जब एसपी कार्यकर्ताओं को रोका, तब पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। लखनऊ की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विधानसभा के सामने इकट्ठा हुए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इनकी मांग थी कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लिया जाए। इस दौरान पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, तब पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इन्हें यहां से हटा दिया। वहीं एसपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बितरानी हुकूमत की तरह बर्ताव कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से समाजवादियों पे लाठियां बरसाई है, ऐसा लग रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर में अंग्रेजों की सरकार चल रही है। अंग्रेज ऐसा बिहेव किया करते थे। जिस तरह की महंगाई बढ़ी है देश के अंदर में, जिस तरह की पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है, इस कीमत के खिलाफ जनता की आवाज बनकर समाजवादी लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और आपने लाठियां बरसा दी। लोकतंत्र में तो ये स्तंभ है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है कि सरकार को चेताना कि सरकार गलत कर रही है, सरकार की आलोचना करना, सरकार की समीक्षा करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और आप लाठियां बरसाओगे। उधर अलीगढ़ में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने भी पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ रहे दामों को लेकर प्रदर्शन किया। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप बुग्गी में बाइक को रखकर खींचा है। पेट्रोल डीजल पर जी वापस लो। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 20वें दिन भी बढ़ोतरी जारी है। आज डीजल के दाम में 17 पैसे तो पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 20 दिन में पेट्रोल के दाम 8 रुपये 87 पैसे बढ़े हैं, तो डीजल 10 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में डीजल के दाम 80 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर बदमाशों ने पूर्व प्रधान की हत्या कर दी है। दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। ग्रामीणों ने 2 बदमाशों की पीट कर हत्या कर दी है। एक बदमाश की हालत गंभीर बनी हुई है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के उतरेथू बाजार की घटना है। बड़ी खबर हम आपको अंबेडकर नगर से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधान के बदमाशों ने हत्या कर दी और उसके बाद जब बदमाश वहां से भागने की फिराक में थे, तब ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान 2 बदमाश ग्रामीणों की पकड़ में आ गए। ग्रामीणों ने पीट कर उनकी हत्या कर दी है। संवाददाता ए के पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या जानकारी है? देखिए, अभी लगभग 1 घंटे पहले की घटना है, जब पूर्व प्रधान धर्मेंद्र वर्मा एक दुकान पे बैठ के किसी आदमी से बात कर रहे थे। उसी दौरान 3 बदमाश बाइक सवार आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की। प्रधान को 4 गोली लगी है और इस दौरान जब बदमाश उन्होंने घेर लिया और घेर के एक बदमाश गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल ले आया गया है इलाज के लिए। जिले के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घटना की छानबीन कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और निजी स्कूल फीस पर बड़ा बयान आया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया है। अगर अब भी फीस नहीं मिली तो सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाएंगे स्कूल प्रबंधन। निजी स्कूलों में करीब 8 से 10 लाख शिक्षक कर्मचारी हैं। अनलॉक में भी पेरेंट्स स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में अब सैलरी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ये बड़ी बातें कही गई हैं स्कूल एसोसिएशन की तरफ से। उनका कहना है कि अगर अब भी फीस नहीं मिली तो जो शिक्षक और कर्मचारी इस वक्त प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार के द्वारा एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाए जिसको अभिभावकों तक आप लोग पहुंचाएं। और क्योंकि कहीं पर भी जो पहले के शासनादेश हुए हैं उसमें कहीं पर भी 3 महीने की फीस माफ़ी का कोई आदेश नहीं है। भ्रम की स्थिति कई बार उत्पन्न हो चुकी है और वो फीस जमा न करने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना स्कूलों को करना पड़ रहा है। तो मांग हमारी सीधी सी सरकार से ये है कि एक स्पष्ट आदेश जारी करें जिससे ये भ्रम की स्थिति खत्म हो। और हम लोग अपनी तरफ से उन पेरेंट्स की ज़रूर मदद करेंगे जिनका लॉकडाउन के दौरान कहीं कोई बिजनेस अफेक्टेड हुआ है या परेशानी का सामना करना पड़ा है। और संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी, जिस तरीके से आज एडेड स्कूलों के द्वारा ये पूरी तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यहाँ पर टीचरों को सैलरी देना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक सक्षम है फीस देने में वो 70% से अधिक है, ये इन लोग के द्वारा एक आंकड़ा दिया गया है। तो अगर वो लोग अपनी इस तरीके से फीस दे देते हैं तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन के द्वारा शिक्षकों की पेमेंट की जा सकती है और स्कूल को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। जिस तरीके के अभी कोविड के मद्देनजर इनके हालात है तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं कि स्कूल बंद होने के कगार में है। ऐसे में उन्होंने शासन से मांग की है कि वो हस्तक्षेप करके एक स्पष्ट आदेश दे जिससे कि शिक्षकों के साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी भी मदद की जा सके। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर कानपुर बालिका गृह मामले में यूपी बाल संरक्षण आयोग द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जनता के एक सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता के प्रति है और वो कर्तव्य सच्चाई को उनके सामने रखने का है। और सीएम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए आपको सीधे वहीं पर लेकर चलते हैं। डेस्टिनेशन इंडस्ट्रीज के लिए नजर आता है। आज जिस समय कोरोना के कारण पूरी दुनिया उससे ग्रसित है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं माइनस में जा रही है, उस समय ये संकल्प के साथ आगे बढ़ना कि जो हमने लक्ष्य तय किया था अपने प्रदेश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, उस लक्ष्य के ऊपर निरंतर आगे बढ़ने का काम आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कर रहा है। आज जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा कि जान है तो जहान है, फिर जब उस समय उन्होंने दूसरे लॉकडाउन के समय ये कहा कि जान भी है और जहान भी है, और आज उस जान को बचाते हुए, इस गरीब मजदूर को बचाते हुए जो इंडस्ट्री के रीढ़ के रूप में काम करता है, उस मजदूर की चिंता करते हुए, इंडस्ट्रीज की चिंता करते हुए वो कनेक्ट एक फिर स्थापित करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। जैसे जैसे फर्स्ट लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्रीज को चलाने का एक निर्णय लिया गया, कुछ बंदिशों के साथ शुरू में, आज की तारीख में किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, लेकिन कुछ बंदिशों के साथ जिस समय शुरू किया गया उसी समय उत्तर प्रदेश अपने पुराने स्वरूप की ओर आगे बढ़ने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात थी लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल हो, सर्वाइवल के बाद फिर उनका रिवाइवल हो, रिवाइवल के बाद उस प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़े। अभी हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी ने हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की कुछ पॉलिसीज के बारे में आप सबको बताया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट के नाते से नंबर 1 के ऊपर है। उत्तर प्रदेश दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के नाते से जो हमारे पास नेतृत्व है, उस लीडरशिप के नाते से आज पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है। इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग करना, उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उनके समृद्धशाली होने की कल्पना करना। मैं इस बात को कहता हूँ, इंडस्ट्री के साथ समन्वय करना, उनको संसाधन उपलब्ध कराना। हमारी 2017 की जिस समय पॉलिसी बनाई थी, मैं ये याद है हमारे फिक्की के बहुत सारे मित्र, उस हमारी जो मीटिंग्स होती थी लगातार, जो हमारे कंसल्टेशंस होते थे, उसमें कई हमारे मित्र उसमें उपस्थित रहते थे। आप सबके सहयोग से, आप सबके सुझाव से वर्ष 2017 की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी। आज इन परिस्थितियों में इस समय कोविड के कारण और उसमें किसी भी प्रकार की रिव्यू की जरूरत है, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ हर पॉलिसी को बड़ी माइन्यूटली वॉच किया जा रहा है, उसको रिव्यू किया जा रहा है, और उसके लिए भी हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मित्र, विशेष रूप से फिक्की के मित्र उसमें ज्वाइन करते हैं, और आपके द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं इंडस्ट्री के हित के अंतर्गत वो हम कर रहे हैं।
हमने बहुत सारे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए हैं जो इंडस्ट्रीज के हित में हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री बढ़ेगी। आज उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री यहाँ के रहने वाले लेबर्स के कारण जो बाहर से वापस आए हैं उनके कारण भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हर व्यक्ति इसी स्थान के ऊपर रोजगार देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की घोषणा करी है कि जो जहाँ पर रहता है, और विशेष रूप से उनकी स्किल मैपिंग। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कोरोना के कारण और किसी न किसी कठिनाई के कारण आज वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं चल पा रही। वहाँ से जब लोग उत्तर प्रदेश वापस आए तो हमारी जितनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्री कोविड था, आज हम इस बात को कह सकते हैं कि लगभग उतना प्रोडक्शन हमने छू लिया। जैसे जैसे मार्केट्स खुलेंगी, जैसे जैसे एंड चेन को पूरा हो, क्योंकि इंडस्ट्री की चेन प्रोडक्शन से लेकर अंतिम कंज्यूमर तक होती है, और जैसे ही ये चेन पूरी होगी तो हमारा जो जीडीपी उत्तर प्रदेश का था वो बढ़ेगा, और जो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक नई शुरुआत उसको हम करेंगे। मैं अब थोड़ी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को प्राप्त होना है। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम 3 पॉइंट्स के ऊपर एक साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। पहले जो वर्तमान इंडस्ट्रीज है इसकी हैंड होल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं, इनको क्या सहयोग कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने हमारे साथ MOU साइन किया था अथवा आज देश में रहने वाले जो इंडस्ट्रीज हमारे उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं, जो पाइपलाइन में इंडस्ट्रीज हैं, हमारे एक डेडिकेटेड ऑफिसर्स उनके साथ लगातार बात कर रहे हैं। मैं स्वयं भी बात करता हूं। आप सबको मालूम है कि कई अवसरों के ऊपर मैंने सब लोगों के साथ बुलाकर एक जॉइंट मीटिंग करी, जिसमें हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं। दूसरा, हम पाइपलाइन वाली इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। तीसरी बात यह है कि हम जो नई इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, दुनिया में शिफ्ट होकर हिंदुस्तान में आना चाहती हैं, तो एडवांटेज उत्तर प्रदेश को एक अच्छी तरीके से प्रोजेक्शन हमारी टीम पूरी कर रही है, और एडवांटेज यूपी आज दुनिया में लोगों को समझ आ रहा है। कोरोना क्राइसिस के बाद जिस प्रकार से उसको संभाला गया, ये भी एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने है। इस नाते से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज मित्र जो दुनिया से कहीं भी शिफ्ट करना चाहते थे, आज हिंदुस्तान आना चाहते हैं, और जिस समय हिंदुस्तान आना चाहते हैं उस समय उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। इसीलिए एडवांटेज यूपी का जो एक संकल्प, जो एक नारा मूर्त रूप करने का, जो सामने लक्ष्य जो रखा था उसको मूर्त रूप करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस पर आगे बढ़ेंगे। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, केवल बाहर वाली इंडस्ट्रीज ही हमारे पास नहीं आई। हमारे प्रदेश के अंतर्गत जो इंडस्ट्रीज थी, अभी तक जो सामान चाइना से इंपोर्ट हुआ करता था, हमारा फोकस इस बात के ऊपर भी है कि वो जो चाइना से इंपोर्ट होता था सामान, वो उत्तर प्रदेश में बना सके। मैं बड़े गर्व के साथ कहूँ कि शामली में हमारे एक इंडस्ट्रीज में पिछले दिनों मेरे साथ वेबिनार में जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था पहले हम सिर्फ माचिस बनाने का काम करते थे, अब आइसक्रीम स्टिक्स जो चाइना से इंपोर्ट किया करते थे, आज उनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात मैं कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, एक मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक इनोवेशन का जो संकल्प हम लेते हैं, जो एक थॉट प्रोसेस है, हम उसको मूर्त रूप में पूरा करेंगे। अगर मैं ध्यान दिलाऊं तो कोविड के कारण जो पीपी किट्स, अब बिजनेसमैन लोग हैं, सब लोग सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन आम आदमी को पीपी किट्स के बारे में नहीं मालूम था कि पीपी किट्स कोई चाइना से आती हैं जो मेडिकल के लिए इस्तेमाल होती है। मेडिकल प्रिकैरिटी को तो मालूम होगा, लेकिन आज पीपी किट्स उत्तर प्रदेश में हम क्वालिटी पीपी किट्स जो चाइना उससे ज़्यादा अच्छी बना रहे हैं। हम अच्छे थर्मोमीटर्स बना रहे हैं, अच्छे मास्क बना रहे हैं, क्वालिटी का हमारे पास सैनिटाइजर्स बन रहे हैं। और यही नहीं, हमारे पास जितनी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये एक मिसाल है। और शुरू में इस बात को कहा जाता था कि वेंटिलेटर्स इंपोर्ट नहीं होंगे, तब हम क्या करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर्स बन रहे हैं। हमारे कोरोना क्राइसिस को निपटने के लिए सारी की सारी तैयारी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प जो वादा हमारे ने किया है, हम टीम के सदस्य होने के नाते से आपके साथ मिलकर उस वादे को पूरा करेंगे। इंडस्ट्रीज के साथ हर क्षण हर पल आगे उनके भविष्य के लिए और उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाला कल उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक नए युग की शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन बनेगा। मैं आप सभी मित्रों को जिन्होंने इस वेबिनार में जो सम्मिलित हुए स्पीकिंग के सभी सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, इसलिए यहीं तक अपने आप को सीमित रख के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महाना जी। आज हमारे साथ यहाँ उद्योग जगत के कुछ वरिष्ठ साथी उपस्थित हैं जो आपके अपने विचार सामने रखेंगे और कुछ प्रश्न भी पूछेंगे। मैं संक्षिप्त में उन सबका परिचय कराना चाहूँगा। श्रीदेव शंकर जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फिक्की एंड प्रेसिडेंट APAC,
the Walt Disney Company and Chairman Star India and Disney India. Y.K. Modi, past President FICCI and Executive Chairman, Great Eastern Energy Corporation Limited. Sri Rajan Bharti Mittal, past President FICCI and Vice Chairman, Bharti Enterprise. Dr. Jyotsna Suri, past President FICCI and Chairman and Managing Director, Lalit Suri Hospitality Group. Sri Harshvardhan Nevatia, past President FICCI and Chairman, Kota Holdings Private Limited. Sri Ashish Shah, past President FICCI and Chairman and CEO, Edelweiss Group. Sri Rudra Chatterjee, Chairman FICCI West Bengal and State Council and Chairman, OBT Private Limited and Managing Director, Lakshmi Group. Sri Shankar Bhartia, past Chairman FICCI UP State Council and Chairman and Managing Director, India Glycols Limited. Sri L.K. Jhunjhunwala, past Chairman FICCI UP State Council and CMD KM Sugar Mills Limited. Sri Vipul Ray, Senior Vice President, Indian Electrical and Electronics Manufacturers Association. समय की कमी होने के कारण मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात संक्षेप में रखें और 1-1.5 मिनट में उसे पूरे करने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं श्री उदय शंकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विचार व्यक्त करें।